बोलो 18 और 120 का एलसीएम, कोई भी, प्रद्युम्न, अबूजर, स्वराज, कैसे निकालोगे एलसीएम? प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में क्या करेंगे? उनके कॉमन मल्टीपल्स लेंगे, और जो जितने बार आ रहेगा उसको लाइक मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो मतलब लाइक सर मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब मैं वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी फिलहाल। तो चलो अपन एक काम करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं पहले, ठीक है? So the answer is 360. सो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे अपन? 18 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 18 इज 2 इंटू 9, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 18 का। और 120 के होगा कैसा? देखो 120 को ना ब्रेक करके कर दो। सो 120 में तो मैं 12 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, 10 के फैक्टर्स बना दो, क्या बन जाएगा? 2 5, 12 कितना हो जाएगा? 4 एंड 3, सो 2 इंटू 3, जल्दी बन जाता है। जो अपन को एक प्रॉपर चार्ट वाला मेथड बताया ना, उससे करने की बजाय ऐसे करोगे तो आप फैक्टराइजेशन जल्दी कर दोगे। तो आपके पास यहाँ पे 3 2 हो गए, एक 3 हो गया और एक ही हो गया, राइट? सो 18 इज factorized into this, 120 is factorized into this. Now what is LCM? देखो आप जब LCM निकालते हो, राइट, बड़े नंबर्स का, तो मैं लॉजिक बताता हूँ कैसे करेंगे अपन। सो बड़े नंबर्स का जब अपन LCM निकालेंगे, सो LCM ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स जो भी है, you will take product of maximum power of prime factors. राइट, देखो ये ध्यान रखना, ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा डेफिनेशन, बट इट इज, एलसीएम इज सिंपल सा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब जैसे अबू सर ने बोला ना कि सर उसको फैक्टराइज कर दो, राइट? तो जिन भी नंबर्स का तुम्हें एलसीएम निकालना है, तुम क्या करो, सबसे पहले उन सारे के सारे नंबर्स को फैक्टराइज कर दो और कुछ नहीं करना। जब इस फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा, आई होप फैक्टराइजेशन करना अपन सबको आता है ना? सो अगर फैक्टर्स बन चुके हैं, उसके बाद क्या देखो, कौन कौन सा प्राइम नंबर है अपने पास? 2 है, 3 और 5 है, ठीक है? 2 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे? 1, राइट? 2 की पावर कितनी आ रही है? 3। मुझे क्या चाहिए? एलसीएम क्या होगा? मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, मैक्सिमम पावर कौन सी हो जाएगी? 2 की पावर 3। 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, सो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ 5 की पावर 1 है और इस साइड में देखो 5 है ही नहीं, 5 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 5 की पावर 0 होगा, बिकॉज 5 की पावर 0 इज 1। तो यहाँ पे 5 की पावर 0 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 1। तो ये मेरे पास इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 5, विच इज आई थिंक 360। सो 18 और 120 का अगर अपन एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। सो एलसीएम का अपन डेफिनेशन देखा, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? क्या मल्टीपल्स लिखो, मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स ढूंढो, एंड अमंग दोस कॉमन मल्टीपल्स द स्मॉलेस्ट इज योर एलसीएम। फिर अपन ने देखा बड़े नंबर्स होंगे तो अपन उनके मल्टीपल्स नहीं लिख पाएंगे, तो अपने पास एक अप्रोच होना चाहिए। सो एलसीएम इज बीइंग डिफाइंड एज product of maximum power of the prime factors. You have to factorize it and then you multiply the maximum power of the prime factors. आप अपने पास कैसा भी एग्जांपल क्यों ना हो, अपन एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। देखो सपोज करो किसी ने मेरे को दो नंबर दे दिए एक्स और वाई, है ना? मैं फैक्टराइज करके लिख देता हूँ। सो 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, और वाई दे दिया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर, सॉरी 5 की पावर, 7 की पावर ले लो, 7 की पावर 2, ठीक है? ये दो नंबर से एक्स एंड वाई, दोनों को मैंने ऑलरेडी फैक्टराइज करके लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई। अभी देखो एलसीएम निकालना होगा तो मैक्सिमम पावर्स का प्रोडक्ट। सो 2 का मैक्सिमम पावर तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5। अब मुझे 3 का इधर 3 स्क्वायर है, इधर भी 3 स्क्वायर है, राइट? तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब 3 स्क्वायर इज द मैक्सिमम, राइट? 5 की पावर 1 है यहाँ पे, राइट? इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 5 की पावर 0 होगा, तो 5 की पावर 1 लोगे आप,
और ये कितना है 7 स्क्वायर, और ऊपर अपने पास 7 की पावर 0 होगा, तो ऊपर 7 की पावर 0, नीचे 7 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 7 स्क्वायर। तो ये मेरे पास एलसीएम हो जाएगा एक्स और वाई का। देखो आए समझ में? तो जब भी आपको 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, 4 नंबर्स का, जब भी आपको एलसीएम निकालना है, राइट, ऑलवेज रिमेंबर द कंसेप्ट दैट यू हैव टू फैक्टराइज इट, और जो आपके फैक्टर्स बनेंगे उसमें मैक्सिमम पावर का आपको प्रोडक्ट लेना है। मैक्सिमम पावर का जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी योर एलसीएम और द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को अगर मैं लॉजिकली सोचूं, इसका मतलब जब आप उसको, उसके मल्टीपल्स लिखोगे एक्स और वाई के, और मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें सबसे छोटा वाला जो मल्टीपल होगा ना, दैट विल बी दिस एलसीएम। मैं बार बार इसकी डेफिनेशन पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज जब अपन आगे जाएंगे ना, तो अभी जब मैं एचसीएफ कराऊंगा और उसके बाद में जब अपन एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में जाते हैं, देखो एग्जाम में कोई तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा कि यार 10 और 15 का एलसीएम निकाल, राइट, बिकॉज यू गाइस आर इन 11th एंड 12th, अभी तुम्हें आईआईटीज में जाना है, राइट, एनआईटीज में जाना है, तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके एप्लीकेशन के ऊपर। और एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, क्या आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। मतलब पता होगा ना, तो तुम इसको एप्लीकेशन में वाले क्वेश्चंस में यूज कर पाओगे, राइट, अदरवाइज एलसीएम निकालने का नंबर तो कोई तुमसे पूछने वाला है नहीं, दैट इज फॉर श्योर। तो अभी एलसीएम समझ में आया। अभी सेकंड वाला होता है अपना एचसीएफ। एचसीएफ को अपन जीसीडी भी लिखते हैं, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। सो एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ये सब फंडे में क्यों क्लियर करा रहा हूँ, बिकॉज ये ना 11th 12th में बहुत काम में आता है, और फिर अपन आगे 11th 12th जेई का प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे इन चीजों की वजह से अपना नंबर -1 हो जाता है। जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों का मतलब सेम है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब तोड़ के देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मुझे दो या दो दो तीन नंबर देगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, इसका मतलब क्या है, जो फैक्टर होंगे हर नंबर के फैक्टर्स निकाल दो, उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो निकाल दो, और कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो नंबर को डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं दो नंबर्स का एचसीएफ पूछ रहा हूँ, तो बेसिकली मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ ना, एक बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, वही एचसीएफ होगा, राइट। सो फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, जो नंबर को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा छोटे नंबर लेके समझते हैं कहानी क्या हो रही है यहाँ पे। सपोज करो किसी ने बोला फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 15, है ना, फॉर एग्जाम्पल। अभी देखो, अगर मैं इसको लॉजिकली सोचूं ना कि पूछ क्या रहा है मुझसे, 6 और 15 का एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं करूँगा पहले फैक्टर्स निकालूंगा। 6 के फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा, नेचुरल नंबर्स, राइट। सो 1 2 3 6, ये 4 फैक्टर्स ही होंगे ना। 15 के फैक्टर्स निकालते हैं, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 15। तो 6 के फैक्टर से 1 2 3 6, 15 के फैक्टर से 1 3 5 15। आप देखो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ढूंढ लो। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 3 आर दी कॉमन फैक्टर्स। आउट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3, राइट। इसका मतलब 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। आया समझ में, ये एचसीएफ का मतलब हो गया। 3 के अलावा और भी नंबर्स होंगे जो दोनों को डिवाइड करते होंगे, लेकिन 3 वुड बी दी हाईएस्ट। अब अगर दो नंबर दिए अपन को और छोटे नंबर से, तो अपन उनके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। फैक्टर्स निकाल सकते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो नंबर्स अगर बड़े हो जाएंगे, सो एचसीएफ की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ मैं। एलसीएम में क्या किया था अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। एचसीएफ में देखो सिंपल से क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। वहां पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। तो अगर मुझे एचसीएफ भी निकालना है, तो किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 6 और 15 का ही देख लेते हैं पहले एक बार। 6 और 15 को फैक्टराइज करेंगे,
प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, राइट? तो 6 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 15 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हम जब HCF निकालेंगे इसका, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर। अब देखो 2 की पावर 1 यहाँ पे, नीचे कितना होगा, 2 की पावर 0, नीचे 2 नहीं है ना, मतलब 2 की पावर 0 है, तो मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 इनटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। सो अगर दोनों बराबर है तो वही मैक्सिमा है, वही मिनिमा है ना? और 5 की पावर 1 नीचे, ऊपर कितना होगा, 5 की पावर 0, तो अपना HCF कितना आएगा, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, विच इज बेसिकली 3 की पावर 1। तो अगर मैं HCF निकालता हूँ, राइट, जरूरी नहीं दो नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर, जितने भी नंबर्स हो, आपको अगर HCF निकालना है तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है उनको सबसे पहले, और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद में उनकी जो मिनिमम पावर्स है ना, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो तुम्हारा HCF हो जाएगा। अभी देखो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, दो नंबर ले लेता हूँ वापस से, x एंड y, 2 क्यूब, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 7 की पावर 2, ठीक है? इन दोनों नंबर्स का मुझे HCF निकालना है। सो HCF निकालना है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? मतलब सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो अब देखो क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में तो है, मिनिमम पावर चाहिए, 2 की मिनिमम पावर इज 1, 3 की मिनिमम पावर इज 1, 5 की मिनिमम पावर इज 0, 7 की मिनिमम पावर इज 0। सो HCF कितना आ गया, 6। इसका मतलब 6 इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ x एंड y। 6 के अलावा दोनों को डिवाइड करने वाला इससे बड़ा नंबर तो नहीं है, राइट? अकेले x को तो बहुत सारे नंबर डिवाइड करेंगे, लेकिन दोनों को डिवाइड करने वाला 6 से बड़ा नंबर नहीं है। ये हुआ अपना HCF और LCM का कंसेप्ट। अभी देखो HCF और LCM के डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, वो क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर है तो? नहीं है ना? चलो क्यों सर? आ जाओ, तो फिर अपन अब थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं। चलो पहले फाइंड HCF and LCM। एक ही एग्जांपल लिख रहा हूँ बस। इसका HCF और LCM निकालना है। फटाफट से निकाल दो इसका। आ गया आंसर? Yes, sir. कितना HCF? Sir, HCF is 125. ओके, सो HCF में अपन ने लिया स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की पावर तो 0 आएगा, 3 की पावर भी 0 आएगा, 5 की पावर 3 आएगा, 7 की पावर 0, बिल्कुल 125 आएगा। और LCM में Sir, LCM is 210. नहीं नहीं, LCM तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैक्सिमम पावर लेगा ना तो 2 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, 5 क्यूब भी आएगा, बिकॉज 5 की पावर सेम है ना, तो मैक्सिमम में भी आएगा, मिनिमम में भी आएगा क्यूब, और 7 का स्क्वायर, राइट? तो ये जाएगा 125 इंटू 6 इंटू 49, जो भी आंसर आ रहा होगा। सो 210 से तो आई होप बड़ा है ये नंबर, बहुत बड़ा है, 5250. जो भी आ रहा होगा, राइट? अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कंसेप्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दूंगा तुम्हें। अब देखो तुम इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। फाइंड x and y if HCF is 3 की पावर 1 into 5 की पावर 4 into 7 की पावर 3, LCM is 2 की पावर 1 into 5 2 into 7 की पावर 5। हाँ, मुझे x और y बताओ, मतलब वो कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका HCF और LCM मैंने ये लिखा है। उल्टा पूछ रहा हूँ देखो, है ना, कंफ्यूज मत होना। पहले मैंने तुम्हें x और y दिए थे और HCF LCM पूछ रहा था मैं, है ना? अब मैं तुमसे उल्टा पूछ रहा हूँ,
कि HCF और LCM दिया है, अब मुझे बताओ x और y क्या होंगे। सर HCF में वो 5 के बाद क्या लिखे, टी स्क्वायर टी क्यूब दिख रहा है। 7 क्यूब। ओके 7 क्यूब। मैं ठीक कर देता हूँ इसे। 3 की पावर 1, 5 की पावर 4, 7 क्यूब, 2 की पावर 1, 5 की पावर 4, 7 की पावर 5। We have to find those x and y जिनका HCF और LCM ही आया होगा। तो ध्यान रहे, दिमाग और आंखें दोनों खुल के तुम्हें काम करना है। देखो, राइट, मैंने क्या बोला था, आंख खोल के देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है क्या आएगा? नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, राइट। देखो, जहां तक कंपटीशन एग्जाम का सवाल है ना, सिंपल है ना, एकदम आंख बंद करके विश्वास मत करो हर चीज के ऊपर, हर क्वेश्चन को ऐसे नहीं। थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो, थोड़ा क्वेश्चन को रीड करना सीखो। क्वेश्चन को देखने के बाद में सीधा सॉल्यूशन पे जंप मत करो, राइट। बिकॉज ये चीजें ना आगे जाके तुम्हें बहुत दिक्कत करेंगी। तो क्वेश्चन को देखो, थोड़ा देर सोचो कैसे करना है, देन यू ट्राई टू सॉल्व, राइट। 2-3 सेकंड्स अगर अपन सॉल्विंग पे लगाएंगे या थिंकिंग पे लगाएंगे तो उससे अपना टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता है, अपना टाइम बचता है। अब यहाँ पे देखो, HCF में अपन क्या करते थे, मिनिमम पावर लेते थे। LCM में अपन क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। अभी 3 की पावर देखो, 3 की पावर HCF में कितनी है, 1। LCM में कितनी है, 0, राइट। ऐसा हो सकता है किसी प्राइम फैक्टर की पावर HCF में ज्यादा हो और LCM में कम हो, ये सुनो, नहीं हो सकता ना, है ना। तो फंस गए तुम सारे के सारे। ये क्वेश्चन का तो नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, बिकॉज ऐसा कभी हो ही नहीं सकता सर कि HCF में कोई प्राइम फैक्टर है और उसकी पावर ज्यादा हो और LCM वाले की कम हो। बिकॉज हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, LCM लेगा मैक्सिमम पावर, HCF लेगा मिनिमम पावर। तो ये तो अपना गड़बड़ हो गया। अभी मैं दूसरा केस बनाता हूँ। HCF, अब देखो HCF लिया अपन ने 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर, है ना। और LCM मैंने लिया 2 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। अब देखो, टू अभी जो है ना, ठीक, एचसीएफ में हमेशा क्या होगा, क्या छोटी पावर्स होंगी और एलसीएम में बड़ी पावर्स होंगी। तो ये आ गया अपने पास एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो, अगर अपन को उल्टा करना होगा ना तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई, वो मुझसे दो नंबर पूछ रहा है ना, कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने पे ये आया होगा। अभी मैं सोचता हूँ जिसने भी एचसीएफ एलसीएम निकाला होगा उसने भी क्या किया है, उसने दो नंबर सोचे होंगे, दो नंबर्स को फैक्टराइज किया होगा। फैक्टराइज करने के बाद में एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, और आज मुझे बोल रहा है ये एचसीएम है और ये एलसीएम है। अब उल्टा बताओ क्या करना है, अब देखो सोच के, है ना, एक एक करके सोचते जाओ और मैं बोलता जाऊंगा, जहां पे दिक्कत है मुझे बोल देना। यहाँ पे 2 क्यूब है, 2 की पावर 5 है, ठीक है। एचसीएफ में मुझे दिख रहा है 2 क्यूब और एलसीएम में मुझे दिख रहा है 2 की पावर 5। इसका मतलब एक नंबर के पास में 2 क्यूब होगा और एक नंबर के पास में 2 की पावर 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। तभी तो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ आ गया। अभी तो नंबर दोनों कैसे खाली है, किसी को भी 2 क्यूब दे दो। तो मैंने 2 क्यूब इसको दे दिया और 2 की पावर 5 मैंने इसको दे दिया, है ना। ये वाला फैक्टर किसी एक नंबर में रहेगा और ये वाला फैक्टर दूसरे वाले नंबर में रहेगा। तो मैंने x को दे दिया 2 क्यूब और y को दे दिया 2 की पावर 5। अब देखो, अब अगला नंबर कौन सा है, 7 स्क्वायर एंड 7 क्यूब। 7 स्क्वायर एंड 7 क्यूब मतलब किसी एक नंबर के पास 7 स्क्वायर होगा और दूसरे वाले के पास 7 क्यूब होगा। लेकिन अब मैं 7 स्क्वायर किसको दूं, मैं 7 स्क्वायर इसको भी दे सकता हूँ, मैं 7 स्क्वायर इसको भी दे सकता हूँ। तो एक मेरा केस बन जाएगा जब 7 स्क्वायर इसके पास है और 7 क्यूब इसके पास है, और एक मेरा केस बन जाएगा जब 7 क्यूब इसके पास है और 7 का स्क्वायर इसके पास है। इसके मतलब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, दो आंसर हो जाएंगे कि अब ये वाला, ये दो नंबर्स ले लो, इन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा, या फिर इन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा। देखो आया समझ में, मैंने सर खुद एक बार वापस समझाओगे? वापस से समझाओ, मैं एक और example दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन एचसीएफ को एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये एक काम करता हूँ, पहले मैं एक्स और वाई लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 5 और 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 7। अभी देखो, इसका तुम एचसीएफ और एलसीएम जब निकालते हो
तो तुम क्या बोलते हो, नंबर्स को पहले तो प्राइम फैक्टराइज कर लो, है ना, उसके बाद 2 की पावर देखो, 2 की पावर कैसी है, 3 और यहाँ पे 2 है, तो एक जगह 3 एक जगह 2 है, तो मैक्सिमम कौन सी होगी, 3 वाली होगी, मैक्सिमम वाली एलसीएम में आएगी, है ना, और मिनिमम वाली अपनी एचसीएफ में जाती है ना, अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मिनिमम पावर्स एचसीएफ में आएगा और मैक्सिमम पावर्स एलसीएम में आएगा। इसका मतलब 2 की दोनों जो वैल्यूज है, एक एचसीएफ में जाएगी एक एलसीएम में जाएगी। अब 3 देखो, 3 की पावर 5 3 की पावर 7, सो एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है, एचसीएफ में क्या होता है, मिनिमम पावर होती है। तो ये आ गया तुम्हारे पास एचसीएफ और ये आ गया तुम्हारे पास एलसीएम, ठीक है। अब मैं इसी कंसेप्ट को उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो किसी ने तुम्हें एचसीएफ दे दिया, ठीक है, एचसीएफ दे दिया 2 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है, और एलसीएम दे दिया कुछ, एलसीएम में हमेशा पावर ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती, कम हुआ तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या, मुझे दो नंबर्स निकालने हैं, वो दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम ये आता होगा। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम में मुझे 2 क्यूब दिख रहा है, 2 की पावर 4 दिख रहा है, इसका मतलब वन ऑफ द नंबर विल हैव 2 क्यूब एंड द अदर नंबर विल हैव 2 की पावर 4 होगा ना, बिकॉज एक के पास 2 क्यूब एक के पास 2 स्क्वायर हुआ, तो एक जगह 2 क्यूब आएगा एक जगह 2 स्क्वायर आएगा, तो वन ऑफ द नंबर विल हैव 2 की पावर 4। अभी तो कैसा है ना, किसी को भी दे दो, दोनों खाली है, तो इसको 2 की पावर 4 दे दिया और इसको 2 क्यूब दे दिया, हो गए दोनों। अब 3 की पावर देखो, 3 की पावर 4 3 की पावर 5, इसका मतलब इसके पास 3 की पावर 4 दे दिया तो इसके पास 3 की पावर 5 चला जाएगा, या फिर इसके पास 3 की पावर 5 दिया तो इसके पास 3 की पावर 4 चला जाएगा। इसका मतलब ये दो आंसर्स आ जाएंगे अपने पास, दो ऐसे पेयर्स हैं नंबर्स का जिनका एचसीएफ और एलसीएम ये आता होगा। अभी देखो, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ ना क्लियर, राइट। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, दो आंसर्स आ जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको और इसमें टर्म्स को बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी मुझे उसने एचसीएफ दिया 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, राइट, और एलसीएम दिया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास कितने पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, एक बार निकाल के देखो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वुड बी देयर। बहुत सारे सॉल्यूशंस बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे दो बन रहे थे ना, अब यहाँ पे निकाल के देखो ऐसे कितने पेयर्स होंगे जिनका एचसीएफ और एलसीएम ही आता होगा। कौन बोला था वैसे आंसर, सर प्रद्युम्न प्रद्युम्न। देखो एक्स और वाई, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, 2 की पावर, तो 2 की पावर 3 इधर कर दिया, 2 की पावर 4 इधर कर दिया, अभी 3, तो या तो 3 की पावर 1 इधर होगा तो 3 की पावर 2 इधर होगा, या फिर 3 की पावर 2 इधर होगा और 3 की पावर 1 इधर होगा, है ना, ये 3 हो गया। अभी एलसीएम में 5 की पावर 1 है, एचसीएफ में 5 की पावर 0 है, इसका मतलब किसी एक नंबर के पास में 5 की पावर 1 होगा और दूसरे वाले के पास में 5 की पावर 0 होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितने केस बन जाएंगे, यहाँ से दो बन जाएंगे, है ना, इसके पास 5 की पावर 0 तो इसके पास 5 की पावर 1, राइट, या फिर इसके पास 5 की पावर 1 और इसके पास 5 की पावर 0, दो पेयर यहाँ बन जाएंगे। सिमिलरली आपको दो पेयर यहाँ मिलेंगे, 5 की पावर 0 इसके पास, 5 की पावर 1 इसके पास, 5 की पावर 1 इसके पास और 5 की पावर 0 इसके पास। सो इन टोटल विल हैव दीज 4 पेयर्स। इसका मतलब चार ऐसे अलग अलग पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स है जिनका मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालूंगा तो सेम आएगा, राइट। इसका मतलब बहुत सारे नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम सेम हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक पेयर के लिए एचसीएफ और एलसीएम यूनिक आता है। देखो आया समझ में, इसका मतलब अगर मैं ऐसा पूछूं नंबर ऑफ पेयर्स अगर तुम्हें निकालने हैं, अब देखो ये अपन ने देख लिया पूरा प्रॉपर्ली लॉजिक, अब मैं इसको ना क्या कहते हैं, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर कोई मुझसे नंबर ऑफ पेयर्स पूछता है, नंबर ऑफ पेयर या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो समझते जाओ, जब मैं सबसे पहला वाला पेयर को डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ तब तो एक ही तरीका होता है, बिकॉज सब खाली पड़ा है, इधर 2 क्यूब लिखा तो 2 की पावर 4 लिखो, है ना। सो पहले वाले के लिए हमेशा वन वे होगा, है ना। जब अपना पहला वाला आया था देखो 2 की क्यूब 2 की पावर 4 अपन ने एक तरीके से लिखा ना, बिकॉज इधर 2 की पावर 4 लिखोगे इधर 2 क्यूब लिखोगे तो कुछ डिफरेंस नहीं बन रहा है,
जब दूसरा वाला आता है ना प्राइम फैक्टर, तो आपके पास 2 वेज हो जाते हैं। जब तीसरा वाला आता है तब आपके पास उसके भी 2 वेज हो जाते हैं। तो इन टोटल आपके पास 4 वेज हो जाते हैं। आया समझ में? पहला वाला आता है तो वो तो एक ही तरीके से जाता है। फिर जब दूसरा वाला आता है विच इज फॉर एग्जांपल 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो उसने 2 बनाए ना, या तो वो 3 की पावर 1 यहाँ पे, 3 की पावर 2 यहाँ पे, या फिर 3 की पावर 2 यहाँ पे, 3 की पावर 1 यहाँ पे। फिर वो 2 आगे 2 और बनाते हैं, राइट? सो इनटू 2 4। तो अपन डायरेक्टली भी नंबर ऑफ पेयर काउंट कर सकते हैं, अपन को ये कहानी करने का जरूरत नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। अभी मैं थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देता हूँ HCF और LCM को। तो अभी 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 और इधर 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 4। अभी देखो फटाफट, ये तो 30 सेकेंड्स वाला क्वेश्चन है। HCF is 2 cube into 3 की पावर 1 और LCM is 2 cube into 3 की पावर 4. So how many pair of x and y would be there for which LCM and HCM would be these two numbers? कितने पेयर्स होंगे? वन 1, राइट? बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखो जब तुम x और y में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिफरेंट क्या है? 2 की पावर 3 तो सेम है, राइट? HCF में भी LCM में भी, इसका मतलब दोनों के पास 2 क्यूब रहा होगा। तो इसके पास भी 2 क्यूब रहेगा, इसके पास भी 2 क्यूब रहेगा, है ना? फिर अपन जाएंगे 3। अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 4। अभी तो दोनों देखो सेम ही है। तो मैं इसको 3 की पावर 1 दूं और इसको 3 की पावर 4 दूं, या उल्टा करूं? उल्टा करने पे मुझे कोई नया नंबर थोड़ा ना मिलेगा, जो सेम ही थे पहले। डिफरेंट होंगे तो 2 होते हैं। सो दिस इज माय आंसर। सो देयर इज ओनली वन पेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। आया समझ में? सो अभी मैं एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन कर देता हूँ इसको। फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। ये क्वेश्चन आ गया मतलब फिर तुम्हें पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट HCF is 2 square into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 2, and LCM is 2 square into 3 की पावर 2 into 5 की पावर 4 into 7 की पावर 3। हाँ, मुझे बताओ नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? ऐसे कितने एक्स और वाई के तुम पेयर बना दोगे फाइनली जिनका HCF और LCM याद होगा? आई थिंक मतलब अगर मेरे को, मैं क्वेश्चन देख के तुक्का मारूंगा तो मैं 4 पे मार दूंगा। मेरे को भी 4 लग रहा है, बट अपन निकाल लेते हैं। अभी देखो सो पहले मैं अप्रोच 2 से कर देता हूँ, है ना? अब मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा? 2 की पावर जाएगी, 2 की पावर जाएगी तो 2 स्क्वायर सेम ही है, एक तरीके से ही जाएगी। 2 की पावर जाने के बाद में भी दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ नंबर में, दोनों सेम ही दिख रहे होंगे ना, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। तो जब 3 की पावर जाएगी तो इसके पास कितने वेज होंगे? 2 वेज होंगे, है ना? अब दोनों नंबर डिफरेंट दिख रहे होंगे तुम्हें। 5 स्क्वायर 5 की पावर 4 जाएगा तो भी 2, और 7 क्यूब, और 7 क्यूब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 स्क्वायर, वो भी जाएगा तो 2, राइट? सो 8 इज द करेक्ट आंसर। देखो आया समझ में? अगर कोई इक्वल है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, दोनों 2 स्क्वायर, राइट? सिंपल है, सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें ग्रोसरी स्टोर पे लेके जाऊं और सामने 2 डेयरी मिल्क रख दूं और बोलूं बेटा चूज कर ले, तो यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट? वो बोथ आर सेम। लेकिन अगर मैं एक डेयरी मिल्क रखूं और एक पर्क रखूं, देन यू हैव अ चॉइस, ये लूं कि ये लूं, देन देयर आर 2 ऑप्शंस। सिमिलरली यहाँ पे जब 2 स्क्वायर है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट? 2 स्क्वायर इसके पास, 2 स्क्वायर इसके पास। लेकिन अगर 3 की पावर 1 3 की पावर 2 है, तो मेरा पहले वाले के पास 3 की पावर 1 गया, इसके पास 3 की पावर 2 गया, और इसके पास 3 की पावर 1 गया और इसके पास 3 की पावर 2 गया। एंड माय बैड, मैंने अभी देखा आंसर इज नॉट 8। सॉरी, दिखा तुम लोगों का आंसर 8 नहीं है कि मेरे को ही दिखा?
खैर जो भी है, अच्छा वो मेरे को दिख गया, मैंने ये भूल गया था मैं। सो 2 स्क्वायर गया सबसे पहले, देखो अपन ने एक सिली मिस्टेक किया, सबसे पहले 2 स्क्वायर जाएगा, 2 स्क्वायर एक वे में ही जाएगा ना, दोनों सेम है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर जाने के बाद में दोनों नंबर सेम ही है, तो जब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 जाएगा तब उसके पास चॉइस ही नहीं है ना, दोनों नंबर सेम ही दिख रहे होंगे। आप इसको 3 की पावर 1 दो और इसको 3 की पावर 2 दो, या इसको 3 की पावर 2 दो, इसको 3 की पावर 1 दो, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, राइट। उसके बाद में 5 स्क्वायर 5 की पावर 4 जाएगा, तो इसके 2 हो जाएंगे और 7 के 2 हो जाएंगे। सो इन टोटल विल हैव 4 वेज। तो अबूजार का आंसर सही था 4, है ना। अभी देखो अप्रोच टू में मैं दिखाता भी हूँ, जो ये मैंने लॉजिकली किया ना, इसको अभी यहाँ पे अपन विजुअलाइज भी कर लेते हैं। अभी देखो सबसे पहले 2 स्क्वायर जाएगा, दोनों 2 स्क्वायर है, तो वन वे में जाएगा ना, 2 स्क्वायर, कुछ डिफरेंस नहीं बनेगा। अब तुम अगला नंबर लेके जाओगे 3 की पावर 1 3 की पावर 2, अब तुम बोलोगे सर एक के पास 3 की पावर 1 रहेगा, दूसरे वाले के पास 3 की पावर 2 रहेगा, लेकिन ये एक और दो तो देखो दोनों सेम ही है, तो मैं इसको 3 की पावर 1 दूं या इसको 3 की पावर 1 दूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है, तो अभी भी वन वे में ही जाएगा ना। अब देखो अब दोनों नंबर्स अपने डिफरेंट बन चुके हैं, तो अब जब मैं 5 को लेके जाऊंगा ना, तो इसको 5 स्क्वायर दिया और उसको 5 की पावर 4 दिया, या फिर इसको 5 की पावर 4 दिया और उसको 5 स्क्वायर दिया, that will create two different answers. So now I will have this 2 and this 2, right? So this is 1 into 1 into 2 into 2 4. So अपने पास 4 केसेस बन जाएंगे। अभी देखो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और मैं एक और एग्जांपल लूं इसी टाइप का। सबको क्लियर है ना, पक्का? चलो राइट। सो अब अपन चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशन पे। अब मैं तुम्हें अलग अलग क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, तुम्हें खुद सोचना है वहां पे एलसीएम निकालेंगे कि अपन एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 1, अभी देयर इज दिस बस स्टैंड, ठीक है ना, ये अपना एक बस स्टैंड है, राइट, मान लो एफसी रोड पे कोई बस स्टैंड है। अब इस बस स्टैंड की खास बात क्या है, मतलब खास बात क्या, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मान लो, एंड अभी घड़ी में बज रहा है 10 AM, एंड आई सी अ रेड बस, अ ग्रीन बस, एंड अ येलो बस, ठीक है। 10 बजे मुझे तीनों की तीनों बसेस यहाँ पे दिख रही है, रेड वाली बस भी है, ग्रीन वाली बस भी है और येलो वाली बस भी है। ना रेड वाली बस की, राइट, अपन क्या बोलते हैं उसको, मतलब हर कितने घंटे के बाद में रेड वाली बस यहाँ पे आती रहती है। सो रेड वाली बस हर 3 आवर्स के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगी, ग्रीन वाली बस आपको हर 2 घंटे के बाद में मिलेगी, और येलो वाली बस आपको हमेशा 12 आवर्स के बाद में यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो अभी मुझे ये बताओ, आज कोई डेट ले लो, आज है लेट्स से 1 जनवरी, में इजी कर दूँ तुम्हारे लिए, 1 जनवरी को 10 AM है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं 10 AM 2 जनवरी तक यहीं पे खड़ा हुआ रहूँगा। अब तो मुझे ये बताओ 24 घंटे के अंदर मुझे कितनी बार तीनों की तीनों बसेस एक साथ दिखेंगी? ऑल 3 टुगेदर मुझे कितनी बार दिखेंगी 24 घंटे में? सबसे पहली बार मुझे 10 बजे दिखी, एंड वी हैव टू अज्यूम कि कोई बस लेट नहीं होगी, राइट, जो उनका पीरियोडिसिटी है उस पीरियड के बाद में बस, या उस इंटरवल के बाद में बस आती जाती, सो आफ्टर एवरी 3 आवर्स देयर विल बी अ रेड बस ओवर देयर। सो तुम्हें ये निकालना है कि पूरे एक दिन के अंदर अंदर मैं कितनी बार ऐसी सिचुएशन वहां पे देख लूंगा जहाँ पे रेड ग्रीन एंड येलो बसेस एक साथ होंगी। सर 12 o'clock। कितनी बार देख लूंगा, हाउ मेनी टाइम्स? अच्छा, मुझे लगा आपने पूछा उसके 10 o'clock के बाद कब दिखेगा। यहाँ पे एलसीएम ले रहा है कि एचसीएफ ले रहा है?
क्या यूज किया? देखो राइट, मैं दिखाता हूँ। अब जो अपन बात कर रहे थे ना एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन का, अब तुम्हें समझ में आएगा व्हाई आई वाज पुटिंग सो मच ऑफ एम्फेसिस ओवर इट। अभी रेड बस कैसा है, हर 3 घंटे के बाद में आ रहा है ना। इसका मतलब अगर रेड बस अभी आया राइट, तो अब 3 घंटे के बाद में आएगा, मतलब अभी से 6 घंटे बाद, फिर 9 घंटे बाद, मतलब 3-3 घंटे के बाद में आता रहेगा। तो अभी से देखते जाओ, अभी से 3 घंटे बाद, अभी से 6 घंटे बाद, अभी से 9 घंटे बाद, अभी से 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, एंड सो ऑन। ग्रीन वाली बस हर 2 घंटे के बाद आती रहेगी, है ना। तो अभी से 6 घंटे के बाद देखो, दोनों में 6 घंटे के बाद दोनों में आ रहा है। इसका मतलब 6 घंटे के बाद में तुम्हें रेड बस और ग्रीन बस दोनों यहाँ पे दिखेंगी, है ना। येलो वाली बस कब आती है? हर 12 घंटे के बाद, तो 12 पे आएगी, 24 पे आएगी, 36 पर आएगी, एंड सो ऑन। तो 6 पे देखो रेड और ग्रीन तो मिल जाएंगी राइट। अब ये तीनों की तीनों एक साथ मिलनी चाहिए, तीनों की तीनों एक साथ मिलनी चाहिए, मतलब ये अपना टाइम जीरो है ना। ये 3 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद। तो तीनों में कौन सा नंबर सेम आ रहा होगा? इसका मतलब मुझे क्या ढूंढ रहा है? कॉमन मल्टीपल ढूंढना है ना। सो 3, 2 और 12 का मैं एलसीएम निकालूंगा, 3, 2 और 12 का एलसीएम, क्योंकि मुझे कॉमन मल्टीपल ढूंढना है ना। जो कॉमन मल्टीपल होगा वहां पे तीनों की तीनों बसेस मुझे एक साथ दिखेंगी। सो 3, 2 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब एलसीएम आ गया 12, मतलब सबसे पहली बार एलसीएम कितना? लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहली बार अभी से 12 घंटे बाद में तीनों की तीनों बसेस यहाँ पे होंगी, और फिर हर 12 घंटे के बाद में मिलती रहेंगी, बिकॉज कॉमन मल्टीपल है ना। तो हर 12 घंटे के बाद में मिलती रहेंगी। अब देखो 10 बजे से लेके अगले 10 बजे तक 24 घंटे, 24 घंटे होंगे, तो कितनी बार? हर 12 घंटे के बाद ये बसेस मिल रही होंगी, या तीनों बसेस आपको दिख रही होंगी। तो पहले 10 AM पे आपको दिखेगी, फिर आपको 10 PM पे आपको दिखेगी, फिर आपको वापस सुबह अगले दिन 10 AM पे आपको दिखेगी। हाँ अबू ज़र बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे। देखो नहीं आया सर। आया समझ में सबको, है ना, कैसे अपन एलसीएम वाले कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया। अगर मैं रेड और ग्रीन की बात करता, तो फिर आप रेड और ग्रीन का एलसीएम निकालते, विच इज 6। तो हर 6 घंटे के बाद में दोनों बसेस आपको मिलेंगी, 6 पे मिलेंगी, 12 पे मिलेंगी, 18 पे मिलेंगी, एंड सो ऑन। मैं तीनों बसेस का बोल रहा हूँ, तो 3, 2 एंड 12 का एलसीएम। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कुछ और। अगला एग्जाम्पल, हाँ अभी सपोज करो मान ली रूम है ना, एक अपना रूम है। उस रूम का लेंथ इज लेट्स से 50 फीट एंड ब्रेथ इज लेट्स से सम 30 फीट, ठीक है ना। सो मेरे पास एक रूम है, 50 फीट बाय 30 फीट का रूम है, और इस रूम के अंदर मुझे टाइल्स लगानी है, ठीक है। और मुझे टाइल्स को इस तरह से मतलब मैं शॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे अलग अलग टाइप्स की टाइल्स है राइट। मुझे टाइल्स इस तरह से लेनी है कि मैं जब रूम में टाइल्स को लगाऊंगा ना, तो किसी भी टाइल को मुझे तोड़ना ना पड़े। आ रहा है समझ में? किसी भी टाइल को मुझे तोड़ना ना पड़े राइट। तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन, स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर टाइल की लेंथ क्या होनी चाहिए? मैं एक स्क्वायर टाइल की लेंथ कितनी लूं, ताकि मैं जब इस रूम के अंदर टाइल्स लगाऊं राइट, तो मुझे किसी भी टाइल को ब्रेक ना करना पड़े रूम के अंदर टाइल्स लगाने के लिए। सर एक बार वापस बताओगे क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक है, अपने पास क्या है, 50 फीट बाय 30 फीट का रूम है ना। अभी रूम्स के अंदर अपन टाइल्स लगाते हैं, है ना। अगर मान ले मैंने टाइल ले ली, या मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो फिर, है ना। तो रूम के अंदर मुझे टाइल्स लगानी है, ठीक है। अब मैं जब शॉप पे जाता हूँ, तो कैसा ना, शॉप पे अलग अलग साइजेस की टाइल्स है ना, मतलब 1 लेंथ का भी टाइल है, 2 का भी है, 3 फीट का भी है, 4 फीट का भी है, 100 फीट का भी है। जितना आप बोलो उस फीट का स्क्वायर टाइल आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है ना, कि मैं वहां पे जाके कितने लेंथ का स्क्वायर टाइल परचेज करूं,
कि भैया तू एक काम कर, मुझे इस साइज की टाइल्स भेज दे मेरे घर पे, सच दैट तुम जब वो टाइल्स को जमीन पे बिछाओगे ना, तो पूरा फ्लोर कवर करने के लिए तुम्हें किसी भी टाइल को ब्रेक ना करना पड़े और पूरा रूम पे टाइल्स भी लग जाए। तुमने देखा होगा, देखो मैं तुम्हें बाथरूम में देखो, राइट, अपने बाथरूम में नॉर्मली कैसा होता है ना, ये गड़बड़ सारी बाथरूम में होती है। टाइल्स लगाते हैं अपन, और फिर यहाँ पे छोटी सी जगह बचती है, तो वो आधी टाइल कट करके लगाता है फिर यहाँ पे, है ना। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें टाइल का साइज बताना है कि किस साइज के अपन टाइल लेके आए, ताकि अपन को कट ना करना पड़े किसी टाइल को। वो जितनी भी टाइल्स होंगी, 5 टाइल्स आ रही हैं, 10 टाइल्स आ रही हैं, वो टाइल्स मैं बिछाऊंगा और पूरा पूरा फ्लोर मेरा फिल्ड हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या है, राइट। तो मैं नंबर ऑफ टाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लेंथ ऑफ टाइल की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और बताओ, 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 की लेके आओगे तो चलेगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1 की लेके आ जाओ तो भी चलेगा, 2 की लेके आ जाओ तो भी चलेगा। और बताओ, 5 5 की लेके आ जाओ। अब आए तुम्हें क्वेश्चन, तो तुम्हें समझ में आ गया है ना। तुम 5 लेंथ की स्क्वायर टाइल बोल सकते हो, 2 की लेके आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ मैक्सिमम कितनी लेके आओगे, मैक्सिमम लेंथ टाइल की कितनी हो सकती है। अगर मैं मैक्सिमम लेंथ की टाइल देख रहा हूँ तो वो कितनी हो सकती है। 20 सर 150। 150 की टाइल वैभवी रूम से बाहर चली जाएगी, रूम ही 50 फीट का है। अरे 50 की तो लेंथ है, तो उसमें 150 की टाइल डालेगी तो आजू बाजू वाले के घरों में भी टाइल लग जाएगी। आंसर हैज टू बी ऑब्वियसली लेस देन 50। मतलब तेरे पास लॉजिक है कि तुझे बस ऐसा फील आ रहा है। सर एलसीएम से निकाला है तो नहीं, LCM सर एचसीएफ से। अच्छा, मतलब सर आप एलसीएम एचसीएफ पर आ रहे हो, तो मैं तो एचसीएफ लगा दिया। आ जाओ, देखो सही है, राइट। देखो मैं तुमसे पूछ भी कह रहा हूँ मैक्सिमम, और मैक्सिमम का निकालते हैं अपन, एलसीएम में तो लीस्ट होता है ना, एचसीएफ में मैक्सिमम होता है, तो तुक्का मार दो, राइट। क्योंकि अभी तो सर एलसीएम एचसीएफ ही करा रहे हैं, तो आएगा तो क्वेश्चन वही ना, एचसीएफ एलसीएम वाला ही। बता दो, मैं समझाता हूँ। देखो अभी देखो, मैं सोच के देखता हूँ, मैं कोई भी टाइल लेके आऊंगा, राइट। तो आप जब टाइल यहाँ लगाओगे इस लेंथ के ऊपर, देखो तो ये जो टाइल की लेंथ होगी, राइट, लेट्स से टाइल की लेंथ x है, तो वो x 50 को डिवाइड करना चाहिए, है ना। बिकॉज अगर x 50 को डिवाइड करेगा, तभी तो आपके पास लास्ट में यहाँ पे x जगह ही बचेगी। अगर x 50 को डिवाइड नहीं करता तो पंगा हो जाएगा ना। सो x 50 को डिवाइड करना चाहिए, आया समझ में। तो आपको तोड़नी नहीं पड़ेगी लेंथ पे तो एटलीस्ट, फिर मेरे को टाइल्स ऐसे भी लगानी पड़ेंगी, राइट। इसका मतलब ये x यहाँ पे भी आएगा, तो x मेरा 30 को भी डिवाइड करना चाहिए। 30 को भी डिवाइड करेगा तो अपन को कोई भी टाइल ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो x 30 और 50 को डिवाइड करना चाहिए। तो जो भी तुमने नंबर्स बोले थे मुझे यहाँ पे, वो सब देखो 30 और 50 को डिवाइड करते हैं, राइट। इसका मतलब 30 और 50 को डिवाइड करते हैं, मतलब तुम वो मुझे बता रहे हो कॉमन फैक्टर्स, राइट। तुम मुझे क्या बता रहे थे यहाँ पे, 10 ले लो सर, 1 ले लो सर, 2 ले लो, 5 ले लो। दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स। जो 50 और 30 दोनों को डिवाइड करेगा ना, उस साइज की टाइल तुम लेके आ जाओ, रूम में आराम से लगेगी, तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या पूछा फिर आगे जाके, मुझे बताओ मैक्सिमम साइज कितना होगा टाइल का। मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, उस कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसका मतलब मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूँ, गिव मी दी HCF ऑफ 50 एंड 30। सो 30 क्या हो जाएगा अपने पास, 5 इंटू 2 इंटू 3, है ना, फैक्टराइजेशन। 50 क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2, सो 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1। सभी अभी इन दोनों भाइयों का HCF निकाल दो, राइट। HCF ऑफ 30 एंड 50 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। सो 2 की पावर कितना है 1, 5 की पावर कितना है स्मॉलेस्ट 1, 3 की पावर स्मॉलेस्ट कितना है, 3 की पावर 0। सो आंसर इज 10। सो 10 से बड़ी साइज की आप कोई भी टाइल अगर लेके आओगे तो आपको तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, फॉर श्योर, कुछ भी ले आओ। देखो आया समझ में, बी वाला एग्जांपल भी। चलो अब सी वाला सोचो, सी वाला, हाँ
सी वाले में देखो क्या है, मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मतलब मान लो क्या मैं हूँ, सो देयर इज अ क्लास, लेट्स से क्लास ए, ठीक है। सो अभी कैसा है ना, मैं क्लास ए में जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुमने मुझे रास्ते में देखा, ठीक है, सो रास्ते में मेरे पास 10 आइसक्रीम्स थी, ठीक है, और मैंने बोला कि यार मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ, है ना, बच्चों को दूंगा आइसक्रीम्स। अनदर डे यू सॉ मी वंस अगेन, आई वाज गोइंग फॉर क्लास ए ओनली एंड आई वाज कैरिंग 15 आइसक्रीम्स। Another day I was going to the for the same class and you saw me going with 21 ice creams. What can you tell about the strength of my class? मेरी क्लास की स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। आइसक्रीम्स ना मैं लेके जाता हूँ और मैं बच्चों को देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्ट करता हूँ कि तेरे को दूंगा तेरे को नहीं दूंगा। जितने बच्चे क्लास में होते हैं ना मैं सबको आइसक्रीम देता हूँ, कितनी देता हूँ वो अलग बात है, बट मैं देता सबको। अब तुम्हें मुझे बताना है कि मेरी क्लास की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। Right, so I would be fair inside the class if I'm giving 3 2 और किसी को 2 दे रहा हूँ तो मैं सबको 2 दूंगा, फिर ऐसा नहीं इसको 2 दिया इसको 1 दिया, देयर इज नो पार्शियलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एवरी डे। सो अभी मेरी क्लास की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, सोच के देखो। व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज फॉर स्ट्रेंथ ऑफ माय क्लास। देखो राइट, अभी अपन ने क्या बोला कि अपन आइसक्रीम्स लेके जा रहे हैं, राइट, और अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्लास में। सो अगर मैं 10 आइसक्रीम्स लेके जा रहा हूँ डे 1 पे, तो मेरी जो क्लास में बच्चे होंगे वो 10 को डिवाइड करते होंगे ना। अभी जो क्लास में अगर 3 बच्चे हुए तो पंगा हो जाएगा ना, 3 बच्चों में तो मैं 10 आइसक्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कराऊंगा, राइट, इसको 3 इसको 3 इसको 3। Sir, is that 17? 7-0 1-7. 1-7, नहीं नहीं नहीं, नॉट 1-7। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे 17 बच्चों में मैं 10 आइसक्रीम कैसे लेके जाऊंगा भैया, मतलब आइसक्रीम तोड़ तोड़ के दूंगा मैं, या फिर ऐसा एक बाइट तूने खा लिया अब तू बाजू वाले को दे वो खा। सर 30। 10 आइसक्रीम तो 30 बच्चों में खिला देता है प्रद्युम्न। Sir, absentee. ये मतलब लॉकडाउन में हो लेकिन कौन सी दुनिया में हो यार, 30 बच्चों में 10 आइसक्रीम। मेरे को बताना ये टेक्निक जरा एक बार, ये 10 आइसक्रीम तुम 30 बच्चों में कैसे खिला सकते हो। अरे सोच के देखो ना यार, अगर मैं 10 आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ एक दिन, तो मेरी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो 10 को डिवाइड करते होंगे ना, बिकॉज मैं 10 आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा उन बच्चों में। और क्या होगा, राइट, 10 से ऊपर तो बच्चे हो ही नहीं सकते उस क्लास में। भूखा तो ना मारूंगा बच्चे को, राइट, भूखा मतलब कि ऐसा तो नहीं बाकी को दूंगा उस बच्चे को नहीं दूंगा। तो अभी कैसा है, क्लास में कितने बच्चे होंगे, क्लास में उतने बच्चे होंगे जितने में आप 10 को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। इसका मतलब वो नंबर 10 को डिवाइड करेगा, राइट, 10 को डिवाइड करेगा मतलब 10 का फैक्टर होगा। तो मेरी क्लास में या तो 1 बच्चा होगा या 2 बच्चा होगा या 5 बच्चा होगा या 10 बच्चा होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है मेरी क्लास में 1 ही बच्चा हो, मैं उसके लिए 10 आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ। हो सकता है 2 होंगे मैं 5-5 लेके जा रहा हूँ, हो सकता है 5 होंगे मैं 2-2 लेके जा रहा हूँ, हो सकता है 10 होंगे मैं 1 लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। मैंने क्या बोला था, मैं फेयर रहूंगा हर बच्चे के साथ में, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, विल डू एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक दिन 15 लेके जा रहा हूँ तो फिर मेरे जो क्लास में स्ट्रेंथ होगा वो 15 को डिवाइड करेगा, तो 15 के फैक्टर्स होंगे। 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 15 को 1 डिवाइड करता है, 3 करेगा, 5 करेगा और 15 करेगा, और कोई कुछ नहीं करेगा। 21 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 3 करेगा, 7 करेगा, 21 करेगा। अब देखो, अब इन तीनों में कॉमन तुम्हें कौन कौन सा दिख रहा है, 1 इज कॉमन, 2 is not common, 3 is not common, 5 is not common, 10 is not common, right? इसका मतलब तीनों में कॉमन कौन है, 1। तो मेरी क्लास में स्टूडेंट कितना है, एक ही बच्चा है उस मेरी क्लास में। उस एक बच्चे के लिए मैं रोज अलग अलग आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ। हो सकता है ना, मेरे को बच्चे से बहुत प्यार है, एक ही बच्चा है, आया समझ में। सो बेसिकली किया क्या हमने,
आप जितनी भी आइसक्रीम्स लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम टेकिंग 40 आइसक्रीम्स विद मी, तो मेरी क्लास में जितने बच्चे होंगे वो 40 को डिवाइड करेंगे ना, अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो 40 के फैक्टर्स होंगे। एक दिन 15 लेके जाओ तो 15 के फैक्टर्स होंगे। तो तीनों दिन का जो कॉमन फैक्टर होगा, तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो मेरा आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर ही एक ही आया मेरे पास, दैट इज 1। इसका मतलब मेरी क्लास में एक ही बच्चा है। देखो आया समझ में यहाँ पे अपन ने HCF कैसे लगाया। तो HCF का होता क्या है, HCF होता है जब आप किसी के फैक्टर्स निकालते हो और कॉमन फैक्टर्स निकालते हो, इस नंबर और इस नंबर का कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं HCF निकालूंगा हमेशा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कब निकालूंगा, जब मैं मल्टीपल्स, उसके मल्टीपल्स ढूंढ रहा हूँ, फैक्टर्स नहीं, मल्टीपल्स, टेबल्स 2 4 6 8 ऐसे करके, और उसमें मेरे को सबसे छोटी वाली वैल्यू अगर ढूंढनी होगी तो मैं LCM निकाल रहा होता हूँ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ LCM एंड HCF एक्सप्लेन टू अ डीपर लेवल। तो आई थिंक आज तुम्हें थोड़ा बहुत क्लैरिटी अब आया होगा LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, रियल लाइफ में अपन LCM HCF को किस तरह से अप्लाई कर देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? मतलब क्वेश्चन में मजा तो आएगा ही आएगा, सीखने को भी अपन को मिल जाएगा ना। फाइंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which x square minus 4x minus 5 is a prime number। हाँ बिल्कुल राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज अ प्राइम नंबर। आई होप सबको प्राइम नंबर्स पता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से, बस इन दो नंबर से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होते। एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अवेलेबल इज 2, राइट, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। फिर 2 के बाद में तो 3 5 7 11 13 17 19 सब ऑड नंबर्स आते हैं। 2 is the only even prime number और 1 is neither prime nor composite। बेसिक इंफॉर्मेशन। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि यार तुम मुझे x का वैल्यू निकाल के बताओ कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 जो है ना वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब देखो सबसे पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना, वो मालूम है क्या आता है, अरे x के अलग अलग वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेंगे। कब तक चेक करो, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। अगर तुम्हारे दिमाग में वो अप्रोच आ रही है ना कि सर मैं तो x की वैल्यू डाल दूंगा, क्यों लॉजिक लगाऊं फालतू का, डाल दूंगा x की वैल्यू, चेक कर लूंगा प्राइम नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कब तक डालेगा, 1 2 3 4 5 6 100 10,000 1 लाख 10 करोड़, कब तक डालता रहेगा? तो x की वैल्यू चेक करता रहेगा प्राइम नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बैंड बच जाएगा ना उस अप्रोच में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, जस्ट 0.001%। ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। So 3, 3 x equals to 3, so आंसर 2 आ जाएगा। तो 2 एक प्राइम नंबर है। ओके, कैसे चेक कर रही है, तो क्या मार के? नो सर, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लिखा है ना, तो हमने उसको इक्वल्स टू भी प्राइम नंबर ले लिया पहले, तो 2 ले लिया मैंने, तो 2 उसको माइनस कर दिया, 2 उसको प्लस कर दिया, 5 माइनस इज इक्वल टू 2 ले लिया, फिर इज इक्वल टू 3 भी ले, 5 भी ले, 7 भी ले, 11 भी ले, 13 भी ले, चेक तो वो कर। तो क्वेश्चन तो एमसीक्यू में होगा जेई में ना। अच्छा एमसीक्यू होगा। और अगर सिंगल करेक्ट में आ गया तो, सॉरी न्यूमेरिकल में आ गया तो, इंटीजर टाइप भी आता है ना बेटा। सर यस सर। सारे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होता ना, इंटीजर टाइप पे आ जाएगा, इंटीजर टाइप में डाल देगा, फिर क्या करेगी? दूसरी बात, राइट, ये एक ना अभी यहाँ पे बात हुई तो मैं समझा देता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप तुम्हारा पेपर है, राइट, ये बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर तो वो क्या करते हैं बहुत बार, सर ये चीज़ तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, राइट, होमवर्क सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने वैल्यूज पुट करके निकाल दिया।
that is okay for that particular question. That trick you should have under your sleeves कि हाँ मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से भी हमेशा सॉल्व करो. क्यों? आपका जो कंसेप्ट है, अगर वो कंसेप्ट किसी सॉल्यूशन का पार्ट हुआ तब आप फंस जाओगे ना. मान लो मैंने कुछ पहले कुछ निकालना है, फिर वो वैल्यू निकालने के बाद में किसी और इक्वेशन में डालनी है और फिर आंसर आना है. तुम्हें जो सीखना है वो तो एक पार्ट हो गया, तो वहाँ तो ऑप्शंस भी काम नहीं करेंगे. So इसलिए वो टेक्निक अपने साथ रखना, राइट. बट ऑलवेज ट्राई इन द नेक्स्ट 2 years that you focus upon learning. Learn as much as you can. Your paper gonna be objective. ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, फंसाने वाला फंसाएगा. इसलिए इस माइंडसेट के साथ में किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, किसी भी कंसेप्ट को मत छोड़ना कि तुम ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, मैं ऐसे ही कर लूंगा, इसको तो क्या टेंशन है, ये सर तो फालतू में सिखा रहे हैं. ऐसे फालतू में नहीं सिखा रहे, राइट. ही नोज दैट यू विल बी ट्रैप. और एग्जाम जो पेपर बनाता है ना, राइट, वो तुमसे भी बड़ा है, मुझसे भी बड़ा है. उसको एग्जैक्टली पता है कि कोचिंग में सर क्या पढ़ाएंगे, बच्चा अपना क्या दिमाग लगाएगा. वो इतने सालों से एग्जाम करा रहे हैं, तो दे नो एग्जैक्टली, राइट. तो वो उन चीजों का ध्यान भी रखते हैं. मतलब जेई में हार्डली तुम्हें कोई नहीं नो 75 क्वेश्चन में से कोई हार्डली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ तुम वैल्यूज डाल के चेक कर लोगे. वैल्यूज डाल के आने वाले तो बंद हो गए. वो अपने पापा मम्मी के टाइम पे आया करते थे कि जहाँ पे 100 में से 10-15 क्वेश्चन तो वैल्यू डाल के सॉल्व हो जाएंगे. बिकॉज तब क्वेश्चन भी उतने आते थे. AI नाम से एग्जाम होता था, अब तो जेई मेन होता है. AI में 300 क्वेश्चन आते थे 3 घंटे में सॉल्व करने के लिए. अब सोच के देखो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन मैथ्स के, तो फिर तो क्वेश्चन भर भर के होंगे ना जहाँ पे वैल्यू डाला और आंसर निकाला. अभी कैसा हो गया है, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन. इसका मतलब दे वांट यू टू थिंक एंड फाइंड आउट द आंसर. ऐसे 2 सेकंड्स वाले नहीं मिलेंगे. एनीवेज, हाँ पर जिम्ना क्या बोल रहा है, बोल बेटा. 0 लिया तो भी हो सकता है. 0 लिया, अगर x को 0 लिया तो x² - 4x - 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5. और प्राइम नंबर नेगेटिव होते हैं. जितनी भी अपनी डेफिनेशंस होती है ना प्रद्युम्ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, राइट, सारे के सारे नंबर्स सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है. क्यों? देखो, जब ये डेफिनेशंस बनी थी तब 0 इन्वेंट हुआ नहीं था, तब नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं थे, तो लोगों ने डेफिनेशन बिना नेगेटिव नंबर्स के बना रखी है और वही आज तक चलती आ रही है, तो उनको चेंज भी नहीं किया है. सो प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, फैक्टर्स, राइट, एलसीएम, एचसीएफ, देखो कहीं भी पर नेगेटिव नंबर्स नहीं लगाते. आया समझ में? तो 0 पुट करोगे तो -5 आ जाएगा. -5 इज नॉट अ प्राइम नंबर. मैंने क्या बोला था अभी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पॉसिबल इज 2. वाई 2? फिर तो -2 भी हो सकता है ना उससे छोटा, लेकिन पॉजिटिव. इवन नंबर भी अगर बोलेंगे तो -2 इज नॉट एन इवन नंबर. कोई तुमसे नहीं पूछेगा -2 इवन है कि नहीं है, 2 पूछेगा 2 इवन होता है कि नहीं होता है. अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे. अब देखो, हमें उसने दिया क्या, उसने बोला है x है और ये मेरा प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, और तो मुझे कुछ दिया नहीं है. अभी देखो अपन क्या करेंगे, x² - 4x - 5. देखो, तुम सब लोगों ने लास्ट ईयर 10th किया है ना, जैसे भी किया अपन ने, ऑनलाइन में किया तो है थोड़ा बहुत. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स बनाने आते हैं. और तो क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं कर सकता ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें फैक्टर्स बनाता हूँ. इसके फैक्टर्स कितने बन जाएंगे, x² - 5x + x - 5. सो x कॉमन लूंगा, है ना. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया मैंने. अभी ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, तो फैक्टराइज हो गया, 2 फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया ना. अब सुनो मेरी बात, प्राइम नंबर कभी फैक्टराइज होता है? कैन यू फैक्टराइज अ प्राइम नंबर? नो सर. नो, राइट, बिकॉज प्राइम नंबर तो सिर्फ खुद से और अपने आप से डिविजिबल है. सॉरी, 1 से और अपने आप से डिविजिबल है. प्राइम नंबर तो कभी फैक्टराइज ही नहीं होता है. फैक्टराइज होते हैं कंपोजिट नंबर्स, है ना. लेकिन यहाँ तो प्राइम नंबर 2 पर की फॉर्म में आ गया. अब एग्जाम्पल सोचो, कोई भी 5 है, 5 अपना प्राइम नंबर है. 5 को मैं फैक्टराइज कर ही नहीं सकता हूँ. 5 को प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर लिखना है तो एक ही तरीका है, 1 × 5, और कोई तरीका ही नहीं है. 7 है तो एक ही तरीका है, 1 × 7, और कोई तरीका ही नहीं है. या फिर -1 × -5, नेगेटिव में लिखोगे.
सो अगर कोई प्राइम नंबर है जो दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है, राइट, तो अगर दो टर्म्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है ना, तो वन ऑफ देम हैज टू बी वन और -1, वरना तो प्राइम नंबर कभी बन ही नहीं सकता। ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये याद रखना, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने अभी बोला, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट करके। सो इफ अ प्राइम नंबर, ऐसे बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, राइट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। इफ अ प्राइम नंबर इज फैक्टराइज इनटू टू फैक्टर्स, then one of them needs to be +1 और -1। +1 भी हो सकता है या फिर -1 इंटू -7 भी हो सकता है। तो अगर कोई प्राइम नंबर है, आप बोल रहे हो ये प्राइम नंबर है, और वो आपका फैक्टराइज हो जाए दो फैक्टर्स की फॉर्म में, अगर दो फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया तब तो भैया फॉर श्योर वन ऑफ देम हैज टू बी 1 और -1। ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें रिजल्ट एक प्राइम नंबर का? देखो बात वही है, प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। उसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, अ प्राइम नंबर कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, एंड इफ इट इज फैक्टराइज्ड वन ऑफ द नंबर हैज टू बी 1 एंड द अदर वन हैज टू बी इटसेल्फ। बात तो वही है। सो अभी देखो, अभी तुम क्या बोल रहे हो, ये प्राइम नंबर बनना चाहिए। अभी ये प्राइम नंबर बनना चाहिए तो मेरा फैक्टर्स की फॉर्म में भी आ गया है। तो अगर इसको प्राइम नंबर बनना है तो या तो ये 1 हो जाए या फिर ये 1 हो जाए, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, केस 1, when x plus 1 is equal to 1, है ना, x plus 1 1 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 0, राइट। अब देखो x को 0 पुट करके देखो, 0 पुट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो गया -5, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं बना ना मेरा, बिकॉज एक 1 हो जाएगा तो दूसरा वाला प्राइम भी बनना चाहिए ना। ये तो 1 बन गया बट दिस हैज टू बी प्राइम। ये अगर तुम्हारा 4 बना हुआ है तो बैंड ही बच गया अपना। सो केस 1 से तो कोई आंसर नहीं आया। केस 2, when x minus 5 is equal to 1, x माइनस 5 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 6। अगर x 6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1 हो गया और ये हो गया 7, बिल्कुल। तो x इज इक्वल टू 6 पे मुझे एक प्राइम नंबर मिल रहा है। आया समझ में? अभी केस नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है ना दोनों के दोनों नेगेटिव आ रहे हो, तो वैसा कर लो। तो अगर नेगेटिव आ रहे होंगे तो -1 आ रहा होगा, तो x प्लस 1 अगर -1 आएगा तो x कितना हो गया -2। x अगर -2 हो गया तो ये हो गया -1, ये हो गया -7, बिल्कुल 1 इंटू 7 वाला केस ही बन गया, मतलब 7 बन जाएगा अपने पास प्राइम नंबर। एंड केस फोर्थ में क्या लेंगे अपन, x माइनस 5 जो है वो -1 बन गया, तो x कितना हो जाएगा 4, और x अगर 4 डालूंगा तो ये 5 हो गया और ये -1 हो गया, नहीं फिर तो -5 हो गया, बैंड बच गया। सो अपने पास दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -2। इन दो वैल्यूज के लिए मेरे पास x स्क्वायर -4x-5 जो है वो प्राइम नंबर बन रहा होगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ, इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं चमका तो अपन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड x फॉर विच x³ -1 is a prime number। x³ -1, जब तक तुम ट्राई कर रहे हो तब तक मैं एक काम करता हूँ, कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज होते हैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तुम्हें याद होंगे, तो रिवाइज हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। तुम लोग अपना आंसर निकालो, तब तक मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख दूंगा, कुछ अगर फॉर्मूले में डाउट आएगा तो बोलना।
और कौन सा हो गया? बस यही हो गया ना फॉर्मूले? नहीं, देखो राइट हैंड साइड पे मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं ना, आई थिंक सबको याद होंगे, अगर नहीं है तो याद रख लेना, बिकॉज ये बेसिक तो काम में आएंगे। बाकी तो अपन जब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं ये डिटेल में डिस्कस करूंगा सारे फॉर्मूले वापस से, बट अभी मुझे इससे याद है कि कहीं ना कहीं तो उधर काम आ जाते हैं। चलो, सो अभी क्या बोल रहा है फिर से वो, उसने मुझे इस बार फिर से एक्सप्रेशन दिया, x³ - 1 कह रहा है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो अपन क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। सो x³ - 1, अब देखो 1 को मैं 1³ देख सकता हूँ ना, 1 इज इक्वल टू 1³। अगर ये 1³ हो गया तो ये x³ - a³ का अपना फॉर्मूला लग जाएगा। x³ - a³ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x - a इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ये बनेगा देखो, a³ - b³ इज a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो अभी देखो मैंने फैक्टराइज कर दिया, अभी x² प्लस x प्लस 1 आगे फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, x² प्लस x प्लस 1 आगे फैक्टराइज होता है कि नहीं होता है? याद है क्वाड्रेटिक में तुमने पढ़ा होगा, फैक्टराइज होगा तो रूट आएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर आप फैक्टराइज कर पा रहे हो, कब फैक्टराइज होगा वो, जब उसके रूट्स होंगे, और रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए था, डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ये सबको पता है ना, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, देखो इसका b कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज 1 -4 इंटू 1 इंटू 1। डिस्क्रिमिनेंट तो -3 आ गया विच इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसका रूट ही नहीं है, इसका मतलब ये और फैक्टराइज नहीं होगा अभी, राइट। तो अभी ये ऐसे ही रहेगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो अगर ये प्राइम नंबर है, फिर से वही कहानी, तो भैया फिर ये तो इनमें से एक तो 1 होना चाहिए, बिकॉज ये तो दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है। तो केस 1 अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले केस 1 इज x - 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x कितना हो गया 2। अगर x 2 हो जाएगा तो यहाँ पे डाके देख लो, 2 का क्यूब 8, 8 - 1 इज 7। बिल्कुल प्राइम नंबर मिल गया मुझे। अभी केस 2 कौन सा बनाऊंगा, व्हेन x - 1, पहले x - 1 की कहानी कर देता हूँ, दिस इज -1, ये -1 हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा x 0, और अगर x 0 हो गया तो -1, बिल्कुल बैंड बच गया। तो -1 थोड़ी ना प्राइम नंबर बोलेंगे। सो केस 3, अभी ये 1 हो गया ना और ये -1 हो गया, अब ये वाला ब्रैकेट भी तो 1 बन सकता है। तो x² प्लस x प्लस 1, ये वाला 1 आ रहा होगा, ये वाला 1 आ रहा होगा, तो देखो अपने पास क्या बचेगा, x² प्लस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला 1 बन रहा है तो अपने पास दो सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 0 और -1। अभी x को 0 पुट करूंगा तो -1 बच गया मेरे पास, वही प्राइम नंबर होता नहीं है तो बैंड बच गया, 0 इज नॉट द आंसर। -1 डालूंगा तो -1 का होल क्यूब इज -1 एंड -1 इज -2। -2 नेगेटिव नंबर, फिर से प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ से भी मुझे कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। नाउ आई विल मूव टू केस 4। केस 4 कौन सा हो जाएगा, when x² प्लस x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -1, या तो फिर ये -1 हो जाए, है ना, बिकॉज ये -1 जैसा, ये कुछ -3 जैसा, तो मल्टीप्लाई होकर हो सकता है प्राइम नंबर मिल जाए। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक के रूट निकालने का फॉर्मूला, अरे आज तो बहुत कुछ रिवाइज हो गया अपना। सो क्वाड्रेटिक का रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। आई होप सबने ये बेसिक क्वाड्रेटिक तो किया है, राइट, कि रूट्स कैसे, रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना। अगर नहीं किया तो मुझे प्लीज बोल देना, बट आई एम अज्यूमिंग 10th में सारे बोर्ड्स में होता ही है, अभी ऑनलाइन में ये तो कराया ही होगा। तो इस तरह से अपन रूट्स निकालते हैं, तो इसका रूट निकाल लो। सो x कितना हो जाएगा, b कितना है 1, सो -1 प्लस माइनस 1 - 4, a is 1 c is 2। अच्छा, इसका तो बैंड बच गया, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, -7 अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो बेसिकली इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये कभी 0 आ ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये कभी -1 नहीं आ सकता, तो यहाँ से भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, राइट, बिकॉज इस क्वालिटी का कोई रूट ही नहीं है ना। इसका मतलब अपन को कोई सॉल्यूशन मिला क्या, बस एक ही सॉल्यूशन मिला है, सो ओनली वन वैल्यू ऑफ x।
एंड देयर इज x इज इक्वल टू 2। तो भैया आपके पास सिर्फ a की वैल्यू ऑफ x है, जिसके लिए आपके पास a प्राइम नंबर बन जाएगा कौन, x³ माइनस 1। अभी देखो यहाँ तक इस प्रॉब्लम तक समझ में आएगा सब कुछ।